कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ लोगों को जो कि बहुत ही गुस्से में होते हैं और वे कहते हैं जला दो, इस चुड़ैल को जिंदा ही जला दो, इसे हमें किसी भी तरह से जान से मारना ही होगा। एक औरत को खंबे में बांध कर रखे होते हैं। वो औरत उन गांव वालों को ऐसे चिल्लाते हुए देखकर अपने आप से कहती है, अभी जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे पापों का नतीजा है। सीन यहाँ शिफ्ट होता है कुछ देर पहले, जहाँ वही लड़की कहती है, एग्रॉस, जैसे आपने कहा था, मैं क्राउन प्रिंस का केस लेकर आ गई हूँ। एग्रॉस उसे लेता है और कहता है, मेरी प्यारी रीरी, तुम इस काम में सक्सेस हो गई हो। अब मैं इस केस की मदद से मेरे भाई के ऊपर काला जादू में कर सकता हूँ, जिसके कारण वो जल्द से जल्द ही मारा जाएगा। लेकिन ये सब करने से पहले और एक इम्पोर्टेंट काम बाकी है। रीरी कहती है, अचानक एक और काम आ गया है। एग्रॉस कहता है, हाँ, शादी के तैयारी से तो जल्दी आग से झुलसा कर मार देना ही आसान होगा। ये सुनकर रीरी पूरी तरीके से चौंक जाती है और वे कहती है, मेरी पहली गलती जो मैंने इस एग्रॉस के ऊपर भरोसा कर कर उसके भाई को मार डालने का प्लान में शामिल हो गई। एग्रॉस कहता है, फाइनली मैं इस चुड़ैल को पकड़ लिया, जल्दी आओ और इसे ले जाओ। दरवाजे पर खड़ी सैनिक उसकी ओर आते हैं। रीरी कहती है, क्या एग्रस, ये तुम क्या कह रहे हो? एग्रस कहता है, इसे घसीटते हुए यहाँ से जल्दी ले जाओ। सोल्जर्स रीरी को घसीट कर लेके जा रहे होते हैं। रीरी कहती है, एग्रस, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मैं चुड़ैल नहीं हूँ। एग्रस, ये तुम क्या कह रहे हो? एग्रस अपने हाथ रीरी के हाथ से छुड़ाते हुए कहता है, शांत हो जाओ, ये केस मेरे भाई का है जिस पर तुम काला जादू करने वाली थी। रीरी उसके बाहों को पकड़ लेती है और कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हारे साथ कोई धोखाधड़ी नहीं किया है, तो फिर मुझे ये सजा क्यों दिया जा रहा है? इतने में हम देखते हैं सोल्जर्स को जो कि रीरी को घसीट कर लेके जा रहे होते हैं। रीरी चिल्लाते हुए कहती है, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। एग्रेस आगे वो कहती है, मेरी दूसरी गलती जो मैंने उसके ऊपर विश्वास कर लिया और उसके इस बिट्रेयल को मान ना पाई। इधर हम देखते हैं रीरी को जेल में कैद कर दिया जाता है। तभी वहाँ पर कोई आती है जिसे देखकर रीरी एकदम से खुश हो जाती है और कहती है, केना तुम आ गई। केना कहती है, लाइनेट। रीरी का असली नाम लाइनेट होता है। लाइनेट अपने घुटनों पर बैठती है और कहती है, प्लीज एग्रस को तुम मेरे लिए बुला लाओ। मुझे ऐसा लग रहा है उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। केना रिप्लाई में कहती है, मेरी भोली बहना, क्या तुम्हें सच में लग रहा है तुम्हें यहाँ जो कुछ भी चल रहा है वो तुम्हें समझ में नहीं आया? केना पूरा मुस्कुराते हुए कहती है, यहाँ जो कुछ भी हुआ है वे सब मेरा ही प्लान था। रीरी ये सुनकर चौंक जाती है और कहती है, केना तुम इस वक्त पर मेरे साथ मजाक मत किया करो। केना आगे कहती है, मैं ही थी जिसके कारण हमारे पेरेंट्स मारे गए। रीरी ये सुनकर पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। तभी केना कहती है, जिस दिन हमारे मदर की डेथ हुई थी मैंने ही उस घर को आग लगा दिया था और तुम्हारे चेहरे का इस हालत होने का कारण भी मेरा ही है। आगे वो मुस्कुराते हुए कहती है, और ये डायमंड रिंग है, ये तो एग्रस के मदर ने मुझे दिया है। रीरी कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कानाई हंसते हुए कहती है, मेरी प्यारी बहना, एग्रस जो कि किसी से सच्चा प्यार करता है वो है तुम्हारी बड़ी बहन, यानी कि मुझे। लाइनेट ये सुनकर कहती है, क्या? कहना कहती है, ओह प्लीज तुम मुझे इस तरह से मत देखा करो, मैं तो बस वो सब चीज हासिल करना चाहती थी जो तुम्हारे पास है और तुम्हारे इच्छा अनुसार एग्रस जल्द ही राजा बनने वाला है और मैं उसकी रानी बनूंगी। लाइनेट को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है और वे
कानाई को देखकर कहती है, कानाई प्लीज तुम कह दो ये सब झूठ है। कानाई कहती है, रीरी क्या तुम्हें एक बात पता है, मुझे अडॉप्ट करने से पहले ही मैं तुम्हारे हॉल्ट फैमिली के ऊपर एक नजर गड़ाए हुए थी। अब जब तुम मर जाओगे तो हॉल्ट फैमिली का जितना भी संपत्ति है वे सब मेरा हो जाएगा। इतना कहते ही कानाई जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, रीरी तुम आज तक बहुत ही मेहनत से काम करते हुए आई हो, इसीलिए मैं तुम्हारे मौत से पहले ये सब तुम्हें बता रही हूँ। इतना कहकर कानाई वहाँ से चली जाती है। रीरी जेल के अंदर से ही चिल्ला रही थी, कानाई प्लीज कह दो ये सब झूठ है। सीन यहाँ शिफ्ट होता है लाइनेट की ओर, जहाँ उसे एक लकड़ी के पोल में बांध कर रखे होते हैं और वे कहती है, मेरी तीसरी गलती ये है, मैं बेवकूफों की तरह इस अडॉप्टेड लड़की के ऊपर विश्वास कर ली और मेरे पास जो कुछ भी था मैं उसके साथ शेयर करने लगी। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस मुश्किल घड़ी से कैसे भी बचना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कानाई मुझसे सब कुछ छीन कर चैन भरी जिंदगी जी ले। कानाई तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। इतने में हम देखते हैं गांव वाले उस खंबे में बंधी उस लड़की के साथ आग लगा देते हैं और वे अपने आखिरी सांस गिनते हुए कहती है, मैं एक बेवकूफ लाइनेट डिक्लर हॉल्ट हूँ। मेरी आखिरी इच्छा ये है, अगर सचमुच भगवान है तो फिर भगवान मेरे ऊपर थोड़ी दया दिखाएं। प्लीज सब चीज पहले जैसा कर दें और मुझे एक दूसरा मौका दें। इस दुर्भाग्य भरी जिंदगी को बदलने का एक और मौका मुझे दिया जाए। अगर आप सचमुच हैं तो प्लीज इस बेवकूफ लड़की के ऊपर अपना करुणा दिखाएं प्लीज। एक तेज रोशनी के साथ उसकी अंत हो जाती है। कहानी शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक लड़की को सोई हुई, उसके कानों में एक आवाज गूंज रही थी, लाइनेट जल्दी उठो, तुम्हारे पिताजी यहाँ जल्द ही आने वाले हैं। लाइनेट जो कि रीरी थी वे अपने आप से कह रही थी, ये आवाज तो जाना पहचाना सा लग रहा है, मैं इस आवाज को कभी नहीं भूल पाऊंगी। इतने में हम देखते हैं उसकी मॉम को जो कि उसके पास में आ जाती है। लाइनेट कहती है मॉम, और जैसे ही अपने मॉम को देखती है वे सीधा गले लग जाती है और रोते हुए कहती है, मॉम मैंने आपको बहुत ही मिस किया था। उसकी मॉम मुस्कुराते हुए कहती है, लाइनेट ये तुम क्या कह रही हो, ऐसा लग रहा है मानो हम दोनों जन्मों से नहीं मिले हैं, क्या तुम कोई बुरा सपना देखी हो। लाइनेट उसकी मॉम की ओर देखती है और उसके आंखों में आंसू भरे होते हैं। वे कहती है, क्या सपना। आगे वो अपने आजू बाजू के सामानों को देखती है और देखते हुए कहती है, यहाँ जितना भी फर्नीचर है ये सब तो आग लगने से पहले ही मेरे मॉम इसे यूज कर रही थी। आगे वो अपने आप को देखती है और कहती है, अगर मैं सोचूं तो मेरे शरीर भी अभी पहले से बहुत ही छोटा है। उसकी मॉम उसके बालों को सहलाते हुए कहती है, मुझे यकीन है तुम कोई बुरा सपना देखी हो मेरी प्यारी पीरी। अभी वो सब छोड़ो, तुम्हारे पिताजी यहाँ किसी भी वक्त आ जाएंगे, उन्हें वेलकम करने के लिए जल्दी से तैयार हो जाओ। उसके साथ अभी क्या हुआ जो कि उसे समझ में नहीं आता है और वे कहती है, अभी जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था क्या वो एक बुरा सपना है। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं उसके फादर को वेलकम करने के लिए दोनों गेट के पास आते हैं। रीरी सोचती है, मैंने सपने में जो कुछ भी देखा है वे सब तो वैसे ही हकीकत में हो रहा है। तभी उसकी मॉम कहती है, हनी तुम आ गए। रीरी भी अपने फादर को देखकर अपने फादर की ओर जाने लगती है। अपने फादर के ओर जैसे ही वो जाती है अचानक रुक जाती है और हैरानी से एक लड़की को देख रही थी। उसके फादर कहते हैं, रीरी मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। और हम देखते हैं एक लड़की को जो कि गंदे कपड़े डाली हुई होती है। वे कहती है,
हेलो। रीरी उसे देखते ही पहचान जाती है और मानो उसे सांप सूंघ लिया हो। वे कहती है केना। तभी उसकी मॉम पीछे से कहती है ये लड़की कौन है। रीरी के फादर कहते हैं इस लड़की के पेरेंट्स माइन एक्सीडेंट में मारे गए। आगे वो कहते हैं इसे प्लीज अब कोई साफ कपड़ा दे दे पहले। रीरी की मॉम कहती है ठीक है। रीरी माइन एक्सीडेंट के बारे में सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है ये तो पूरे 10 साल पहले हुआ था और वो पहला इंसिडेंट था जब मैं पहली बार केना से मिली थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज मैं इससे मिल रही हूँ। रीरी की मॉम कहती है ये कितना दुखद है। शुक्र है आप यहाँ आ गए हैं। उसके फादर कहते हैं मैंने सोचा लाइनेट को एक बड़ी बहन चाहिए, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ इसे अडॉप्ट करने के लिए। कानाई भी रीरी को मुस्कुराते हुए देख रही होती है। तभी रीरी अपने मन में सोचती है हाँ आज ही मैं पहली बार कानाई से मिली थी और मेरे पेरेंट्स भी इसे अडॉप्ट कर कर मेरी बड़ी बहन बना देते हैं। इतने में उसे पास्ट के कुछ झलक याद आते हैं और कहती है मेरे जिंदा पेरेंट्स मैं और कानाई। मेरी मेमोरी पास्ट के बारे में बहुत कुछ मुझे दिखा रही है। क्या जो कुछ भी मैं देख रही हूँ ये मेरे पिछले लाइफ का इंसिडेंट है या फिर ये कोई सपना था। आगे वो सोचती है जब वे आखिरी सांसें गिन रही थी तब वो भगवान से सेकेंड चांस मांग रही थी। अब ऐसा लग रहा है भगवान ने मुझे सच में सेकेंड लाइफ दे दिया है। इतने में लाइनेट मुस्कुराते हुए कहती है अब मुझे सब समझ में आ गया है। लाइनेट अपने फादर की ओर देखती है और कहती है फादर क्या आपने मेरे लिए एक मेड लेकर आए हो। आप मेरे बारे में कितना कुछ सोचते हैं। उसके फादर कहते हैं हाँ मैंने सोचा कि अगर पर्सनल मेड तुम्हारे लिए एक होगी तो इसमें कोई बुरा तो नहीं है। इतने में लाइनेट कहती है लेकिन मेरे पास तो पहले से राइली है। राइली उसके मेड का नाम होता है। आगे वो कहती है मुझे दूसरी मेड की जरूरत नहीं है। इतना कहते ही वे अपने आप से कहती है अगर मैं सच में अपने पास्ट लाइफ में आ गई तो इस लाइफ में मैं अपने आप को और मेरे फैमिली को भी प्रोटेक्ट करूंगी। लाइनेट आगे अपने फादर को सुझाव देते हुए कहती है कैसा होगा अगर हम इसे टीनर के पास भेज दे तो। वे भी वर्कर को खोज रही थी। उसके फादर कहते हैं हाँ ये आइडिया भी बुरा नहीं है। वे अपने मन ही मन में कहती है इस लाइफ में मैं तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगी। कानाई लाइनेट अपने फादर को देखती है और कहती है थैंक यू पिताजी आपने मेरे बातों को मान लिए। पीछे से हम देखते हैं कानाई को जो कि सोच रही थी मुझे पहले से ही रियलाइज कर लेना था। मैं सोच रही थी अगर मैं पास्ट में चली जाऊं और सब कुछ बदल दूं तो ये और कुछ नहीं मेरा अहंकार था। इसी के साथ हम देखते हैं कानाई के पास्ट के बारे में। एक माइनिंग एरिया जहां पर छोटे बच्चे इधर उधर भाग रहे होते हैं और कानाई दूर खड़ी होकर उन्हें देख रही होती है और अपने आप से कहती है मुझे ये बात तो बहुत पहले से ही मालूम था। मैं इन सब से अलग हूँ। मेरे लंबे घने सुनहरे बाल इन गंदे कोयलों में काम करने वाले के तो नहीं हैं। ये तो किसी अमीर घराने वाले हैं। सीन यहाँ शिफ्ट होता है उसके घर की ओर जहाँ हम देखते हैं उसके फादर और उसके मदर खाने को लेकर झगड़ा कर रहे होते हैं। उसके फादर खाने को फेंकते हैं और कहते हैं क्या तुम इसे ही डिनर में देने वाली थी। ये कितना गंदा और बेस्वाद है। उसकी मॉम भी चिल्लाते हुए कहती है अगर तुम्हें स्वादिष्ट खाना चाहिए तो फिर जाओ जाके अच्छे से पैसे कमाओ। इतना सुनते हैं उसके फादर उसके मॉम को एक झापड़ मार देते हैं और कहते हैं तुम्हें जितना कहा गया है तुम उतना ही करो। तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मुझसे बहस कर रही हो। इतने में ही उन दोनों के बीच में एक घमासान लड़ाई हो जाता है। कानाई जो कि ये सब बैठकर देख रही होती है वे कहती है मैं तो मानो वहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ।
वैसे ये दोनों झगड़ते रहते हैं सुबह से रात तक। हर दिन मुझे किसी गधे की तरह काम करना पड़ता है। और वे कुछ अमीर लड़कियों को देखती है, उन्हें देखकर कहती है मुझे भी इनके तरह ही एक खुशहाल जिंदगी चाहिए। क्या ऐसा जिंदगी मेरे नसीब में नहीं लिखा है? इस कोयले के खदान में मेरा कोई जगह नहीं है, ना ही ये मेरे लिए बना है। मैं तो किसी अमीर घराने की लड़की हूँ, मुझे तो वहाँ रहना होगा। भगवान ने मुझे इस हालत में इसीलिए छोड़ा है ताकि वो मेरा परीक्षा ले। इतने में हम देखते हैं कानाई को, जो कि पागलों की तरह अपने हाथों को साफ कर रही होती है। साफ करते करते वे कहती है मुझे ये सब किसी भी तरह से झेलना होगा ताकि मुझे एक खुशहाल जिंदगी मिले। और फिर अचानक एक दिन माइनफील्ड पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाता है, जिसे देखकर वहाँ पर जितने भी वर्कर थे उनके बीच भगदड़ हो जाता है। और वे कहते हैं क्या सच में ऐसा हो गया है? तभी एक औरत जो कि अपने बास्केट में कुछ कपड़े ले जा रही थी, वे पूरी तरीके से चौंक जाती है और कहती है क्या? और जो वर्कर उस माइन के अंदर काम कर रहे थे उनका क्या हुआ? दूसरी लड़की रोते हुए कहती है वो एरिया पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया है और रेस्क्यू करना भी बहुत ही मुश्किल है। माइनफील्ड के इंचार्ज तो ये भी कह रहे हैं उनके डेड बॉडी को रिकवर करना भी बहुत ही मुश्किल है, इसलिए वे लोग रिकवर मिशन नहीं चलाने वाले हैं। ये सुनकर वहाँ पर जितने भी बूढ़े लोग थे और जिनके भी परिवार वाले लोग वहाँ काम करने के लिए गए थे, वे सब रोने लगते हैं। एक कोने में हम देखते हैं कानाई को, जो कि मुस्कुरा रही होती है और कहती है फाइनली गॉड ने मेरी बातों को सुन लिया। सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस माइनिंग फील्ड के नज़ारे को, जहाँ पर लाइनेट के पिताजी भी आए होते हैं। उसके असिस्टेंट उसे बता रहे थे कि यहाँ क्या कुछ हो गया है। कानाई, जो कि उन्हें पहली बार देख रही होती है, वे कहती है ये जरूर बैरन हॉल्ट है। लाइनेट के पिताजी उसके असिस्टेंट पर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। तभी उसके असिस्टेंट कहते हैं पहले तो हम उन्हें सांत्वना देंगे और कुछ पैसे वगैरह देकर उनकी थोड़ी मदद कर देंगे। इसी बीच हम देखते हैं कानाई को, जो कि उनके जूते को पोंछ रही होती है। ये सब देखकर उसके असिस्टेंट गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम दिमाग से पैदल हो? यहाँ तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम बैरन के जूते को छू रही हो, वो भी इतने गंदे हाथों से। कानाई कहती है प्लीज मुझे माफ कर दें, मैं तो बस चिंतित थी। बैरन के जूते के ऊपर कोल डस्ट आकर जमा हो गए हैं, इसीलिए तो मैं उन्हें साफ कर रही थी। उसके असिस्टेंट फिर भी गुस्सा में रहता है और वे गुस्से से कहता है इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम कुछ भी करने लगो। कानाई भोली सी चेहरे बनाती है और कहती है मैं दिल से माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दें। तभी हाल्ट पूछते हैं ये लड़की कौन है? उनके असिस्टेंट उससे कहते हैं ये इतना इम्पोर्टेंट लड़की नहीं है, प्लीज आप दूसरे काम पर ध्यान दे। इतने में काना कहती है मेरा नाम काना है, लेकिन मेरे पेरेंट्स इस कोल एक्सीडेंट में मारे गए और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उनके बिना इस दुनिया में कैसे जिंदा रहूंगी। हाल्ट कहते हैं तुम्हें जाने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर ऐसी बात है तो फिर अगर तुम चाहो तो मेरे एस्टेट में आकर रह सकती हो। काना ये सुनकर नौटंकी करते हुए कहती है क्या सच में? क्या ये पॉसिबल है? मैं आपके साथ आपके एस्टेट में आकर रह सकती हूँ? हाल्ट कहते हैं हाँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। काना रोने की एक्टिंग करते हुए कहती है थैंक यू बैरन, थैंक यू सो मच। और वे मुस्कुराते हुए अपने आप से कहती है जैसा मैंने समझा था वैसा ही बैरन तो एक नरम दिल इंसान है। मैं तो हाल्ट फैमिली में एक मेंबर बनने के लिए ही जन्म ली हूँ। अब वक्त आ चुका है। मेरा इतना परीक्षा लेने के बाद फाइनली गॉड ने इन्हें यहाँ भेजा है। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं एक चैरियट को, जो कि एक बड़े से
विला के गेट के सामने आकर खड़ा होता है। कान्हा ये सब विंडो से देख रही होती है और कहती है, जैसे ही मैंने इस बड़े से विला को देखा था तभी मेरे अंदर एक इंट्यूशन जो था वो पूरी तरीके से यकीन में बदल गया और मैं फाइनली वहां आ गई जहां मुझे रहना था। लेकिन ये लड़की तो मुझे मेड बना दी। कहानी यहाँ प्रेजेंट में आती है जहाँ लाइनेट अपने फादर से कहती है, पिताजी मुझे एक और मेड नहीं चाहिए। कान्हा जो कि इन दोनों को बातें को सुन रही थी वे कहती है, मेरा ट्रू डेस्टिनी तो यही है और इस लड़की की इतनी हिम्मत जो मेरे डेस्टिनी के बीच में इंटरफेयर कर रही है। आगे वो अपने गुस्से को शांत करते हुए अपने आप से कहती है, सब्र का फल मीठा होता है, इसीलिए मुझे थोड़ा और इंतजार करना होगा। इसके जैसे सुंदर कपड़े, सॉफ्ट क्लीन हेयर और एक प्योर मुस्कुराहट जिसमें कोई छलावा ना हो, ना ही किसी चीज को पाने की तमन्ना है, ये सब मेरा होने वाला है। इतना कहते ही कान्हा एक अजीब सा मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाती है और वे लाइनेट की ओर देखती है और कहती है, ये मेरा आखिरी परीक्षा है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दे।